नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बीच में हमारा करंट अफेयर्स की क्लासेस बंद थी क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम देने में बिजी था, इसलिए करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं हो पाई थी। परंतु आज से अब कंटिन्यू रहेगा और अब एक भी दिन क्लास absent नहीं रहेंगे और जिस पैटर्न में चलती थी क्लास उसी पैटर्न में चलेंगे। क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा और उससे जानने का सही कई सारे उससे संबंधित फैक्ट भी जानने का प्रयास करेंगे। और ये करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्जाम से संबंधित है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, हर एक एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, करंट अफेयर्स पूछता ही पूछता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया है। ठीक है ना, आपको पता है इससे पहले कौन थे, जगदीश धनखड़, जिन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली था, तो उनके जगह पर किसने अपना नाम नॉमिनेट किया है, तो साथियों एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। ठीक है, किसे, तो पहला ऑप्शन है जगदीश धनखड़, दूसरा ऑप्शन है जेपी नड्डा, तीसरा ऑप्शन है सीपी राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो बताइए क्या होगा आप लोग करेक्ट आंसर। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सीपी राधाकृष्णन। जी हाँ, देखिए कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। अब देखिए इसके बारे में आप लोग फैक्ट भी देखिए, क्योंकि ये बन रहे हैं वर्तमान के आपके क्या बनेंगे, ये उपराष्ट्रपति। तो इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो ये कहाँ से रहने वाले हैं साथियों, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ, किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। 20 अक्टूबर 1957 को, एक सेकेंड, मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूँ। कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्म हुआ, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, उन्होंने बीबीए मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, परंतु मैं सब आपको बता दे रहा हूँ, नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। साथियों इन्होंने शुरुआत आरएसएस के स्वयं सेवक के रूप में की थी। कहाँ से शुरुआत की थी, आरएसएस में। उम्र क्या थी उस समय, तो इनका उम्र था 16 ईयर। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने आरएसएस को क्या किया था साथियों, ज्वाइन किया था। किसने, सीपी राधाकृष्णन ने। ठीक है, 1998-99 में कोयम्बटूर से क्या थे, सांसद बने थे। कहाँ से, कोयम्बटूर से। कब, 1998 और 99 से। ठीक है, 2004 और 7, 2004 से लेके 7 तक तमिलनाडु के बीजेपी के क्या थे, अध्यक्ष थे। कहाँ साथियों, तमिलनाडु में। जन्म कहाँ हुआ, तमिलनाडु। वहाँ से 2004 से लेके 2007 तक क्या थे, बीजेपी के अध्यक्ष थे। आपको पता है हर राज्य में एक अध्यक्ष रहता है किसी भी पार्टी से संबंधित। ये भी हो गया। साथियों 2023 में झारखंड के क्या बने थे, राज्यपाल बने थे। तो ये पूछ सकेगा कि कहाँ के, ये कहाँ कहाँ के राज्यपाल रहे, तो 2023 में कहाँ के राज्यपाल बने, झारखंड के। वो भी अतिरिक्त प्रभार के रूप में तेलंगाना के राज्यपाल और पांडिचेरी मतलब पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहे। झारखंड के राज्यपाल कहाँ थे 2023 में, परंतु उसी के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार के रूप में तेलंगाना राज्य में काम किया है और पुडुचेरी में उपराज्यपाल के तौर पर काम किया है। वर्तमान में ये कहाँ थे, तो 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे। कब, 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने और अब इन्होंने नॉमिनेट किसके लिए किया गया है, उपराष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं, तो साथियों झारखंड, महाराष्ट्र के रह चुके हैं और तेलंगाना के क्या थे, अतिरिक्त प्रभार और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता। पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु, दूसरा ऑप्शन है
मालविका बंसोड, तीसरा है देविका सिहाग सिहाग और चौथा है ईशा रानी बरुआ। क्या होगा आपका आंसर? तो आपका करेक्ट आंसर होगा देविका सिहाग, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 17 अगस्त 2025 को, कब? 17 अगस्त 2025 को भारतीय सटलर देविका सिहाग, एज कितनी है साथियों? 20 वर्ष में, इपोह कहाँ है? मलेशिया। इपोह में मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नाम याद रखते जाना कि किसने क्या जीता है, एग्जाम में पूछता है। आप यदि यहाँ नहीं याद रखेंगे तो आप जब स्पीडी पढ़ेंगे, ईयरली पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको सब मिलेगा। तो इधर से यदि देखे रहेंगे, जब सेकेंड राउंड स्पीडी पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको रिकॉल होते चलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया? मूडीज, दूसरा फिच, तीसरा S&P ग्लोबल रेटिंग्स और तीसरा है क्रिसिल। क्या होगा, जल्दी से बताएं। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कब किया? 14 अगस्त 2025 को। 18 वर्षों में पहला अपग्रेड था। कितने वर्षों में? 18 वर्षों में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूक्रेन रूस युद्ध के मैनेजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब यहाँ से आप देखें तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में आपको पता चल गया कौन है, और रूस के राष्ट्रपति कौन है, इसके बारे में पता चल गया कि बीच किस जगह पहली मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग, पहला ऑप्शन अलास्का, कहाँ है? यूएसए। न्यूयॉर्क यूएसए, मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। मॉस्को रूस और पेरिस फ्रांस। पहली मीटिंग पूछा गया है कहाँ हुआ था, तो बता सकते हैं? तो जल्दी से बताएं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा अलास्का यूएसए। ठीक है, कहाँ साथियों? अलास्का यूएसए में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अलास्का समिट 15 से 16 अगस्त 2025, कब से? 15 से 16 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एंकोरेज अलास्का में आयोजित हुई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पूछेगा साथियों, क्या था उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य था यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए सीज फायर और शांति समझौता पर चर्चा करना। किसके किसके? यूक्रेन और रूस के बीच बहुत समय से चल रहा जो युद्ध है उसको समाप्त कर सीज फायर लगाना है और शांति समझौता पर चर्चा करने के लिए इनके मध्य क्या हुआ था? पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, यह समिट 2022 में शुरू, युद्ध कब? 2022 में युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध के बाद अमेरिकी रूस के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें कोई ठोस समझौता नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप ने इसे उत्पादक बताया। ठीक है, तो ये पूछेगा कि जब इनकी मीटिंग हुई थी तो किसने इस समझौते को क्या बताया था? उत्पादक। तो आप लोग बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बताया था। ठीक है, खबरों के अनुसार इस समिट में पुतिन ने साफ कह दिया कि जीते हुए यूक्रेनी हिस्से से कब्जा नहीं छोड़ेगा, यूक्रेन को यह क्षेत्र रूस के लिए छोड़ना होगा। ये कोई मतलब नहीं है। तो आप इतना ये 3 पॉइंट याद रखना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, किस एक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई में जाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया? कितनी गहराई में? 5002 मीटर। पहला ऑप्शन है गोता सिंह, दूसरा ऑप्शन है जतिंदर पाल सिंह, तीसरा ऑप्शन है राजू रमेश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं क्या होगा आप लोगों का आंसर? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा जतिंदर पाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। कब किया इन्होंने? 6 अगस्त को। ठीक है, आगे चलते।
और साथियों 5 अगस्त को राजू रमेश ने कितना किया है, 4025 मीटर। तो राजू रमेश का भी नाम है और जतिंदर पाल सिंह दोनों का नाम है, परंतु याद रखना गहराई के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग ये याद रखना 5 अगस्त को किसने किया है, राजू ने, ठीक है। तो राजू पहले आया है मतलब कम गहराई में गया है, और जतिंदर पाल सिंह 6 अगस्त को आया मतलब कि ज़्यादा गहराई पे गया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि 5 से बड़ी। अब देखिए आप ऐसे याद रख लेंगे, ये 6 अगस्त को जतिंदर गए हैं तो 6 में 1 कम हो गया तो कितना हो गया साथियों, 5, अर्थात 5000 किस में आएगा, जतिंदर सिंह में। और राजू कब गए हैं, राजू रमेश ये गए हैं 5 अगस्त को, तो 5 में 1 कम करेंगे तो कितना होगा साथियों, 4, मतलब 4000 वाले में कौन जाएगा, राजू रमेश जाएगा। तो ये हो गया इसका ट्रिक भी। अब ये मैं ट्रिक के जरिए भी बता दिया कि आप इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस, पहला ऑप्शन 18 अगस्त, दूसरा ऑप्शन 19 अगस्त, तीसरा है 20 अगस्त और चौथा है 21 अगस्त। तो आप लोग बताएंगे कि 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया। किसने घोषित किया था साथियों, संयुक्त राष्ट्र ने। कब घोषित किया, तो 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कैनाल होटल पर एक विनाशकारी बम हमले हुए थे। कब हुआ था, 2003 में, ठीक है ना। उसमें इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो सहित 22 मानवीय सहायता कर्मियों की जान चली गई थी। इसके बाद इस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसमें घटना कब हुआ था, तो 2003 की घटना के पश्चात इसे घोषित किया गया है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र आया है तो इसके बारे में आप लोग सब बताना कि इसका मुख्यालय कितना है, कहाँ है, सदस्य देश कितने हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखना, और इनके जो अध्यक्ष होते हैं, सीईओ होते हैं, उनको भी आप लोग याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया मतलब सीसीआई के महासचिव का चुनाव किसने जीता, संजीव बालियान ने, राजीव प्रताप रूडी ने, अमित शाह ने या फिर वीके सिंह ने, किसने जीता है। तो आप लोग बताएंगे राजीव प्रताप रूडी ने, ठीक है ना। कब हुआ था, अगस्त 2025 में, ठीक है ना, के दौरान बीजेपी के राजीव रूडी, किससे संबंधित है ये, बीजेपी से संबंधित है। और संजीव बालियान के बीच मुकाबला हुआ था, किसके बीच, राजीव, इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, ठीक है ना। इसमें से ये बीजेपी के हैं तो ये किसके होंगे, कांग्रेस के होंगे या फिर किसी और के होंगे, ठीक है। नाव नतीजे में राजीव प्रताप रूडी ने 352 वोटों के साथ जीत किया। किससे, 392 वोट, किससे साथ, 392 वोट से जीती। वहीं संजीव बालियान को 290 वोट मिले, ठीक है ना। संजीव को कितने मिले थे, 290 वोट। रूडी ने अपने प्रतिद्वंदी बालियान को 102 वोट से हराया। किससे, कितने से, 102 से। तो आपसे ये पूछ सकता है कि कितने वोट से हराया, तो 102 से। कितने वोट मिले, तो 392 मिले। किस पार्टी से हैं, तो ये हैं बीजेपी से, ठीक है। तो यहाँ से कैसे भी आपसे क्वेश्चन बने, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच अगस्त 2025 में स्लिनेक्स 2025 युद्धाभ्यास हुआ। पहला ऑप्शन जापान, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं। और साथियों यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, ठीक है ना। या फिर आप दिए गए नंबर से संपर्क करें, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। आप यदि बुक मंगाएंगे तो बुक भी मिल जाएगा, यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो वो भी मिल जाएंगे। यदि जो आपको चाहिएगा वो आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग पूरा उपलब्ध है, ठीक है। और यदि आपको क्लासेस चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव भी क्लासेस अपने चैनल पे डाला हुआ है। और यदि आपको थ्योरी की क्लास चाहिए
टू अभी पूरा थ्योरी की क्लासेस डले हुए हैं, स्पेशली प्ले लिस्ट बने हुए हैं, ठीक है ना। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आपके पूरे क्लासेस मिलेंगे और उसी में ऑब्जेक्टिव की क्लासेस भी मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आपकी तैयारी क्या है, कंटेंट लिख सकते हैं। यदि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिले तो उसको नोट डाउन करते चलना है। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, श्रीलंका। यहाँ पे स्लीनेक्स लिखा है, स्ली मतलब यहाँ से श्रीलंका आराम से आपको दिख जाना चाहिए। स्ली मतलब क्या दिखना चाहिए, श्रीलंका, ठीक है ना। अब साथियों स्लीनेक्स भारत और अब कौन सा अभ्यास है, तो नौसैनिक अभ्यास है, याद रखना कौन सा, नौसैनिक, ठीक है ना, ये भी याद रखना। कब से कब तक चलेगा साथियों, तो 14 से 18 अगस्त 2025, 14 से कब तक, 18 तक चला। कौन सा संस्करण है, 12वां है। कौन सा है, 12वां है। कहाँ आयोजित होगा, तो कोलंबो श्रीलंका में होगा। तो आप लोग याद रखना किसके किसके मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। कब चला है, 14 से 18 अगस्त 2025 में चला है, ठीक है ना। कहाँ चला है, तो कोलंबो श्रीलंका में चला है। किससे संबंधित है, नौसेना से संबंधित है। कौन सा संस्करण है, 12वां संस्करण है। बस इतना याद रखना, बाकी चीजें आपको याद नहीं रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि कौन सी, 7वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई। पहला ऑप्शन 6 अगस्त 2025, दूसरा ऑप्शन 16 अगस्त 2025, तीसरा ऑप्शन 26 अगस्त 2025 और चौथा ऑप्शन है 8 अगस्त 2025। क्या होगा आपका आंसर, तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा 16 अगस्त 2025 को, ठीक है ना। अब इनके बारे में आप लोग देखिए कि कवि, लेखक, वक्ता, राजनेता वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। कितने बार, 3 बार रहे। और अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता रहे। अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता रहे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। बाद में वह आगरा में चले गए थे, ठीक है। उन्होंने 1996 में 13 दिन के लिए, ठीक है, क्या बने थे, प्रधानमंत्री। इसके बाद 1998 से 99 में 13 महीने के लिए, और फिर 1999 से 2004 तक पूरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो पहले 1996 में याद रखना कितने दिन के लिए इन्होंने बने थे ये मुख्यमंत्री, तो 13 दिन। और 1996 के बाद 1998 से 1999, अब यहाँ से 13 दिन है, तो इसको दिन को किस में चेंज कर दो साथियों, महीने में चेंज कर दो, तो 13 महीने हो जाएंगे। और इसके बाद 1999 से जो इनका कार्यकाल था 2004 तक वो पूर्ण था, ठीक है ना। तो 13 दिन, फिर 13 महीने, फिर 5 वर्ष जो उनका कार्यकाल था पूरा पूरा का पूरा किए थे। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 14 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 13 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 12 अगस्त। कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे। 14 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 2011 में, 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया था। तो स्टार्ट प्रारंभ कब से हुआ, या फिर मैं बोल दूं यहाँ से प्रारंभ, तो ये कब से हुआ था, 2021 से। वो किसने किया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है ना। यह दिवस भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और कष्टों को याद करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए विभाजन लिखा ही है, विभीषिका लिखा हुआ है, स्मरण मतलब याद, तीनों चीजों का अलग अलग मतलब है और उससे संबंधित ये है। आगे चलते हैं, हाल ही में खबरों में रहा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस क्या है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है साथियों मछली की एक नई खोजी गई प्रजाति, दूसरा ऑप्शन है पारंपरिक चिकित्सा, तीसरा ऑप्शन है विलुप्त प्राइमेट्स का एक समूह, और चौथा ऑप्शन है एक फूल वाला पौधा। क्या है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस,
तो क्या है, तो साथियों ऑप्शन नंबर सी प्राइमेट्स का एक समूह है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे पूरा आपको थ्योरी दिया हुआ है, आप यहाँ से पूरा पढ़ेंगे, आपको यहाँ से पूरा पता चलेगा, ठीक है ना। ये देखिए, होमो सेपियंस जीवाश्म एक नई प्रजाति है, आप इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ठीक है ना। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये वो होमो इरेक्टस, अरे अभी नाम मैं भूल गया, होमोसेपियंस, ऐसे कई सारे नाम हैं, उन वहाँ पे पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो क्या होगा साथियों, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर की ग्रामीण आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, मतलब ऑप्शन नंबर बी है। कब से शुरू हुआ था, तो 1 जून 2020 से स्टार्ट हुआ था साथियों। कब से? कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती थी साथियों। इसमें क्या किया था, विक्रेता 10,000 रुपये तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। कितने तक? 10,000 रुपये मासिक ऋण, ठीक है ना। आगे चलते हैं। औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? किसके द्वारा साथियों? स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजना। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, दूसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भर रोजगार योजना, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आत्मरक्षा हेतु पोर्टल द्वारा हथियार का लाइसेंस प्रदान करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और चौथा ऑप्शन है असम। क्या होगा आंसर, बताएं। तो साथियों आप लोग करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, असम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य का बदरा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनकर उभरा है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा और चौथा है मध्य प्रदेश। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, गुजरात। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्थित लोकेश मनीष कंपनी मशीन्स कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन्स गन MMG विकसित की है? पहला ऑप्शन चेन्नई, दूसरा ऑप्शन अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है सूरत, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। आगे चलते हैं। 11-12 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना की युद्धपोत ने किस सागर में सैन्य अभ्यास किया है? अरब सागर ने, बंगाल की खाड़ी, अरल सागर या फिर फारस की खाड़ी? कहाँ किया है, जल्दी से बताएं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, अरब सागर। कहाँ साथियों, अरब सागर में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, तंबाकू उत्पादों और सिगरेट जैसी सिन गुड्स कैटेगरी पर कितने प्रतिशत GST लगाने का प्रस्ताव दिया गया है? पहला ऑप्शन 28%, दूसरा ऑप्शन 35%, तीसरा ऑप्शन है 40%, चौथा ऑप्शन है 50%। कितने प्रतिशत GST लगाएंगे? ये क्यों लगाया गया है? ताकि इनके जो उत्पाद हैं, जिनका जो सेवन कर रहे हैं, उसमें क्या हो जाए, कमी आ जाए। क्योंकि आप सभी को पता है इनके सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं।
सबसे खतरनाक बीमारी इसमें क्या फैलती है, तो कैंसर। ठीक है, तो साथियों कितने प्रतिशत, तो आप लोग बताएंगे 40%, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 16 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर 15 अगस्त, ठीक है ना, यहाँ पे 15 अगस्त, ये 16 लिखा है, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किस देश में सिएटल के 605 फीट ऊंचे स्पेस नीडल पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो क्या होगा, अमेरिका ने। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाल ही में किस शहर में वाटर वेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म सम्मेलन का आयोजन किया गया? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन गुरुग्राम, तीसरा ऑप्शन नोएडा, चौथा ऑप्शन है मुंबई। बताएं क्या होगा आंसर, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में कितने प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ फास्टैग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्शन सिस्टम में क्रांति ला दी है? पहला ऑप्शन 80%, दूसरा ऑप्शन 90%, तीसरा ऑप्शन है 95% और चौथा ऑप्शन है 98%। क्या होगा आंसर बताएं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 98%। आगे चलते हैं। स्वस्थ धारा खेत हरा, ये बहुत बार सुने होंगे। स्वस्थ धारा खेत हरा पहल के तहत देश भर में अब तक कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं? पहला ऑप्शन 20 करोड़, दूसरा ऑप्शन 25 करोड़, तीसरा ऑप्शन 30 और चौथा ऑप्शन है 35 करोड़। कितने किया गया है साथियों, तो आप लोग बताएंगे 25 करोड़। कितना, 25, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित, किसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित ग्लोबल फिंडेक्स 2025, क्या, ग्लोबल फिंडेक्स 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में खाता स्वामित्व कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? 79%, 89%, 99% या फिर 100%? कितना पहुंचा है, तो आप लोग बताएंगे 89% पहुंचा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, क्यूएस विश्व रैंकिंग 2026 में भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या में कितनी गुना वृद्धि दर्ज की गई है? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन 11। यहाँ पे 2025 लिख लेना, ठीक है ना। क्या होगा आंसर, तो साथियों 5, सॉरी 2026 तक कितने होंगे ये पूछा गया। आगे चलते हैं। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित एक हिंदू मंदिर है? ठीक है ना, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीशैलम में स्थित है। अब आपसे पूछा गया है कि मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर किस देवता से संबंधित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है भगवान राम और सीता से, दूसरा ऑप्शन है भगवान शिव और पार्वती से, तीसरा ऑप्शन है भगवान विष्णु और लक्ष्मी से, चौथा ऑप्शन है भगवान कृष्ण और राधा से। तो आप बताएंगे क्या होगा, भगवान शिव और पार्वती से। किससे, शिव और पार्वती से। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक कृष्णदेवराय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? मतलब कृष्णदेवराय जो थे वो किस वंश से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है टुलुप वंश, दूसरा ऑप्शन है सातवाहन वंश, तीसरा ऑप्शन है चोल वंश, चौथा ऑप्शन है पांड्य वंश। किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। जल्दी से बताएं, बस लास्ट ही चल रहा है। तो साथियों करेक्ट आंसर होगा टुलुप वंश, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पूर्व राजधानी कटक थी? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन उड़ीसा,
तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया उड़ीसा। आगे चलते हैं। ज्योतिराव फुले ने कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1950 में, सॉरी 1850 में, दूसरा 1857 में, तीसरा 1860 और चौथा है 1873। कब की थी? तो साथियों बताएंगे 1873 में। आगे चलते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न और इस सेशन का भी आखिरी प्रश्न है। लिखा है वर्ष के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट, वर्ष के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट के काल के रूप में जाना जाता है, जो देश में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट लेकिन जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर का कारण हुआ था। कौन सा वर्ष था? तो 1921 से 51, 31 से 61, 51 से 81 या फिर 71 से 91। तो क्या होगा साथियों? तो आप बोलेंगे 1951 से 1981 के मध्य। तो साथियों ये रहा आज का सेशन। कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा रहा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और आपको किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नोट्स चाहिए उसके लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में, हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कांटेक्ट करें आप नोट्स प्राप्त करने के लिए। ठीक है। और यदि आपको किसी भी समस्या में, सब्जेक्ट में परेशानी आ रही है, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, तो उनसे संबंधित क्लासेस हमारे A to Z जैसे क्लासरूम में चलते हैं। सेम टू सेम क्लासरूम का क्लास ही डाला हुआ है किसमें? यूट्यूब में। तो आप जाइए प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको देखिए, उससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर कल इसी के साथ सुबह 7 बजे। तो उससे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलें। हमसे बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।